हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने यहाँ पर डाली हुई है आपके चैनल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसमें मैंने आपको आपके बोर्ड्स को क्लियर किया है कि आप यूपी बोर्ड के हैं कि आईएससी बोर्ड के हैं कि या सीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है, या आप ओपन स्कूलिंग सेंटर से फॉर्म डाल के पढ़ रहे हैं। तो उन सभी से रिलेटेड मैंने एक पूरी जानकारी आपको इकट्ठा करके आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल दी। अब आप लोग उसको देखो जा करके और अपने नॉलेज को गेन करके अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर दो। क्योंकि भैया एग्जाम हो चुके हैं, सभी बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुके हैं। और जो हमारा 2023 और 24 का जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड, कहीं के भी हैं बच्चे, उन सभी का जो सिलेबस 2023-24 का है वो कौन सा बनने वाला है। आपके यहां पर जितने भी स्टेट लेवल पर बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स के अंदर अगर सीबीएसई पैटर्न के लेवल पर आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है या सीबीएसई पैटर्न पे ही आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे यूपी में हम बात करें तो सीबीएसई भी है, एक नेशनलाइज आप बोर्ड कह सकते हो उसको, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारा स्टेट लेवल पर भी एक बोर्ड है जो इलाहाबाद के अंतर्गत उसको कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद के अंतर्गत जो बोर्ड के माध्यम से, इलाहाबाद बोर्ड के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर 11th एंड 12th की क्लासेस कराई जाती हैं या 9 to 12th के आसपास जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं, उसका जो पैटर्न बना हुआ, डिजाइन किया गया जो सिलेबस है वो सीबीएसई पैटर्न पर ही है, ठीक है। तो हमारी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत 2023 और 24 में जो सिलेबस दिया गया है हम उसकी बात करेंगे। देखिए कंप्लीट सिलेबस क्या है, ठीक है, वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी अलग चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात यहां पर ये आ रही है कि जो हमारा 2023 और 24, क्योंकि सेशन नया स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है, एग्जाम हो चुके हैं और जो 23 में एग्जाम, जो 23 में एडमिशन होने वाले हैं बच्चों के, अब जैसे कि 10th क्वालिफाइड करके जो बच्चे 11th में आए हैं या 9th क्वालिफाइड करके जो बच्चे 10th में आए हैं, ठीक है, 11th क्वालिफाइड करके 12th में गए हैं, और 12th वाले जिन्होंने एग्जाम दे लिया है वो क्वालिफाइड करके जो आप आगे आए हैं, अब आप आगे चाहे बीएससी करें या बीएससी नर्सिंग करें या बीएससी बीएड करें या कोई भी अगर आप इंडिविजुअल कोर्स करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, करें जा करके। लेकिन मैं नीट वाले बच्चों को एक बात ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग अपनी मेडिकल की तैयारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन उसी पे ही करेंगे, तो आप लोग साइड से अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मत छोड़िएगा, उसको डाल दीजिएगा, फॉर्म वगैरह आप अपना भर दीजिएगा अपने पार्टिकुलर लेवल पर, एरिया में देखिएगा जहां पर फॉर्म पड़ जाते हैं, बिना जाए ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अपना ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ के साथ ही पैरेलल फॉर्म में चलने दीजिए। कंपटीशन एग्जाम तो आप अपना बीट कर ही लेंगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग जल्दी सफल हो, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट में, आप बेटर तरीके से निकल जाएं, ये मैं ईश्वर से, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाता है तो आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा। तो पूरा साल ना खराब हो तो मैं आपको एक पर्सनली राय यही दूंगा कि आप लोग जो है ना अपने साइड से ग्रेजुएशन को भी लेकर के चलें, ठीक है। चलो, अब बात आ रही कि जो सीबीएसई बोर्ड ने इस साल 2023 और 24 में जो अपना सिलेबस लॉन्च किया है या जो सिलेबस पैटर्न बनाया है उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। भाई ये एक अच्छी बात है कि सीबीएसई अपना सिलेबस लॉन्च कर देता है कि इतना इस साल इन बच्चों को पढ़ाना है। पिछले साल का सिलेबस थोड़ा अलग था, इस साल का सिलेबस थोड़ा अलग है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको अब की हटा दिया गया है, नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। जैसे 11th क्लास में अपन लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन पढ़ना रहता था ना, वो हटा दिया है। और भी 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिनको रिमूव किया गया है, वो हम लोग सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सुमित राणा एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा 11th एंड 12th, इवन 9 to 10th लेवल की बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ साथ और अन्य भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस लेकर के आऊंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हम लोग बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्लास 11th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, तो फटाफट देख लीजिए यहां पर जो हमारी पहली यूनिट है जिसको हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट। इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहां पर है या चैप्टर जो हमारा यहां पर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, दैट मीन्स जो यहां पर पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर हम बात करें
जो डाइवर्सिटी हुआ है किसका, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पूरे विश्व में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको समझना है। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता क्या है उसके बारे में समझना है। उसके बाद में नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। अब जैसे मैं आप लोगों को कंपेयर करते हुए चलूं, जो हमारे पास में जो मैं ग्रेजुएशन लेवल का स्पेशली पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि 11th और 12th का सिलेबस ही आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में घुमा घुमा करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, थर्ड ईयर तक में। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एडवांस वहां पर आपको कर दिया गया है बीएससी लेवल पे। अब बच्चे 11 12th में तो पढ़े नहीं है, अब जब बीएससी में आते हैं तो उनको बहुत हवा लगता है कि यार ये तो बहुत डेंजरस टाइप का सिलेबस हमारे सामने आ गया, कैसे होगा, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। अब हम आपके पास में, हम आपके साथ में यहां पर 11th 12th 9th 10th की बायोलॉजी की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने 11th 12th को अच्छे से कर लिया तो बच्चों में ये गारंटीड बात कह रहा हूं आपसे कि आप हमारा बीएससी लेवल पे जब आप आएंगे ना पढ़ने के लिए, तो बीएससी को बिल्कुल एकदम हलवा लगेगा आपको, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, सर ने तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बस थोड़ा सा वहां पर डिटेल्ड फॉर्म में आपको पढ़ना है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें या बॉटनी की बात करें या जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी में जो फाइलम है, यहाँ पर जनरल कैरेक्टर के क्लासिफिकेशन पढ़ना है। वहां पर फाइलम के अंदर आपको कोई इंडिविजुअल पढ़ना है। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ है तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी एक दो इंडिविजुअल के बारे में छोटा छोटा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप जब बीएससी में आएंगे तो वहां पर आपको फाइलम प्रोटोजोआ अगर आपने पढ़ा भी है, ठीक है, आपने जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन पढ़ भी लिया, लेकिन उसके अंतर्गत आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन इंडिविजुअल्स को डिटेल में पढ़ना है। इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, हैबिटेट को पढ़ना है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। फिर उसके साथ साथ आपको इसका रिप्रोडक्शन या फिजियोलॉजी की बात अलग है, लेकिन रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो बीएससी तक हम आपको लेकर के जाएंगे या हायर एजुकेशन लेवल तक हम आपको पहुंचाने का काम करेंगे 11 12th की क्लासेस के माध्यम से। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर प्रिपेयर करूंगा आपकी हायर क्लासेस में, बिना किसी डर को या बिना किसी डर के सामना किए हुए आप अच्छे से वहां पर अपनी क्लासेस को कंप्लीट करके एग्जाम को बीट कर जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे कंपटीशन लेवल में जाना चाहते हैं, जैसे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी आगे करना चाहते हैं, ठीक है, या अन्य बहुत सारे यहाँ पर आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाइड करना चाहते हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑप्शनल में उनका जूलॉजी या बॉटनी रहता है, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लासेस रामबाण इलाज हैं, ऐसा समझ लो। यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बीएससी पे बहुत ज़्यादा काम किया है आप लोगों के लिए, हर एक बात को कंप्लीट फॉर्म में, डिटेल्ड फॉर्म में, लेक्चर नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी 11 12th के लिए भी मैं यहाँ पर क्लासेस लेकर के जो आऊँगा, उसमें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या आपको एक्सप्रेस करना है आप अपनी बात को एग्जामिनर के सामने, उन सब टॉपिक्स पर भी बात करूंगा और उन्हीं टॉपिक को लेकर के मैं यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, जिस तरीके से आपने हमारा बीएससी चैनल को इतना ज़्यादा प्यार किया बच्चों, बस मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। बस एक स्टार्टिंग की है और ये स्टार्टिंग आप लोग कितनी दूर तक हमको ले जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, तो पहला चैप्टर हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ। पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3 डोमेन सिस्टम दिए गए हैं, इनका क्या महत्व है। टैक्सोनॉमी क्या है भैया, ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एंड स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो किसने प्रपोज किया, क्या है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, किंगडम, है ना, किंगडम के बाद में आपका फाइलम या सब किंगडम, फाइलम, ये सारा का सारा आपका आता है। ये डिवीजन, फाइलम जूलॉजी के अंतर्गत हो जाएगा और डिवीजन आपका हो जाएगा कहां पर, बॉटनी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो एनिमल और प्लांट्स के लिए दिया गया वो कैसा है, ठीक है। तो किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक पूरा एक ग्राफ बनाना है, उसको समझना है। और बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, यानी कि द्विनाम पद्धतिकरण क्या है, इसको समझना है। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो चैप्टर हमारा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारे विटेकर साहब ने, उनके बारे में आपको यहां पर डिटेल में समझना है। तो 5 विटेकर साहब के बारे में, उनके द्वारा जो यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया उसको समझना है, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमारा है सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा जो है, जो पहले उसको रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही इसको इंक्लूड किया गया, लेकिन बाद में इसको किंगडम मोनेरा भी कर दिया गया। हायर क्लासेस में आपको समझाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, इनके आपको देखिए सिर्फ क्या पढ़ना है, इनका जनरल करेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको देना है बस। कुछ एक दो एग्जांपल देने हैं। तो मोनेरा का जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, और इनके सबके जो मेजर ग्रुप्स हैं उनका देना है। अब मेजर ग्रुप्स में आपका लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स, ये आपके आते हैं। तो लाइकेन क्या है, ठीक है, वायरसेस क्या है और वायरॉइड्स क्या होते हैं, इनको समझाना है। और बैक्टीरिया तो यहां पर आप पढ़ ही लेंगे मोनेरा में। प्रोटिस्टा और फंजाई के अंतर्गत आपको जो प्रोटोजोन्स हैं वो पढ़ना है, और फंगस, कवक, कवक क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा समझाना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम। अच्छा, यहां पर सेकंड चैप्टर पे दोबारा आ जाओ, मैं मोनेरा की बात करूं, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा समझाना है बस। मोनेरा अगर आप आएंगे किंगडम मोनेरा या फाइलम किंगडम मोनेरा को, जब आप प्लांट्स के या यहां पर आएंगे बीएससी लेवल में, तो वहां पर आपको बैक्टीरिया का पूरा डिटेल्ड स्टडी पढ़ना है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपको पूरा फाइलम प्रोटोजुआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ना है। फंजाई, यहां पर कई डिविजन्स या क्लासेस दी गई फंजाई की, उनको आपको यहां पर पढ़ना है डिटेल में। जैसे बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है, यहाँ पर ईस्ट हो गया, स्कोबोलस हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर फंगस दिए गए, स्पर्जुलस, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। और कहाँ, बीएससी पे। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमको इनका थोड़ा सा पोर्शन समझना है। लाइकेन को वहां पर आपको डिटेल में समझना है, वायरसेस को डिटेल में पढ़ना है, वायरॉइड्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक। चलो, थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, प्लांट किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम चैप्टर 3 है हमारा ये, इसको समझना है। फिर एनिमल किंगडम वहां पर देखेंगे। तो प्लांट किंगडम में आपको देखिए इसमें पढ़ना क्या है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सेलिएंट एंड डिस्टिंग्विशन फीचर्स, तो क्लासिफिकेशन तो आपको देखना ही देखना है, उसके साथ साथ इसके जनरल करेक्टर और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको समझना है, राइट। कुछ एग्जांपल्स के साथ में, तो एग्जांपल्स भी आपको देने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए यहाँ पर प्लांट किंगडम में आपको एल्गी, एल्गी के यहाँ पर जनरल करेक्टर, क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स, ये जो इवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, या इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी है, उसके आधार पर ये सारे के सारे यहाँ पर मेजर ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। तो एल्गी पहले आएगा, फिर ब्रायोफाइट्स आएगा, इनके हमको जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर टेरिडोफाइट का जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन और जनरल करेक्टर, फिर एंजियोस्पर्म्स का जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। अब इसके साथ साथ कुछ यहां पर जो लाइफ साइकिल्स है उनको भी समझना है। तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ये भी हमको लास्ट क्लास में, इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में आपको समझाना है, ठीक है। तो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है या किस तरीके से चलता है, और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा क्या, एनिमल किंगडम, ठीक है। और हर एक चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे आपके ही यूट्यूब चैनल सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस पर। ये मैं 2023 और 24 वाले जो हमारे बच्चे इस साल जिन्होंने एडमिशन लेना है, उनका ये मैं यहां पर आप लोगों को सिलेबस समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहां पर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं, 9956 034 11 3, ठीक है। इस पे आप संपर्क कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्लासेस जब स्टार्ट की जाएंगी तो उनकी उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल यूट्यूब के ऊपर तो आपको रेगुलर फॉर्म में क्लास मिलेगी, ठीक है। मैं प्राइवेट क्लासेस की बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और ये सारी क्लासेस नीट लेवल की होंगी बच्चा, ठीक है। तो आप जो बच्चे यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या आगे चलकर के टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आगे चलकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आपको इसके सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन को समझना है, जैसे नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलम लेवल, ठीक है। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट हैं उनके बारे में समझना है, जैसे प्रोटोजोआ, पूरीफेरा, सीलेंट्रेटा, है ना, इन सब के बारे में समझना है, इनके सैलिएंट फीचर्स के बारे में समझना है, और कुछ एग्जांपल्स हर एक फाइलम को हमको देना पड़ेगा यहाँ पर। और कॉर्डेट अप टू क्लासेस या क्लास लेवल, तो नॉन कॉर्डेट को फाइलम लेवल पे पढ़ना है और कॉर्डेट को क्लास लेवल पे पढ़ना है। जैसे कि कॉर्डेट्स में आपको पता है कि बहुत सारी क्लासेस दी गई, क्लास एम्फीबिया, ठीक है, क्लास जो है वहां पर रेप्टिलिया, एवीज, मेमल्स, इनको समझना है। और इनके सबके जो है ना आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाने हैं,
यानी समझाने हैं, और इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, कैटेगरी वाइज एग्जाम्पल्स जो देने हैं उनको समझना है। तो नॉन कॉर्डेट को फाइलम लेवल पे हमको पढ़ना है और कॉर्डेट को क्लासेस लेवल पे पढ़ना है। दैट क्लासेस का मतलब ये नहीं कि क्लास लेवल का मतलब यहां पर क्लास दिए गए, ठीक है। तो जो क्लासेस यहां पर दी गई हैं उसके आधार पर हमको पढ़ना है। वो सब मैं जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके बाद में हमारा यूनिट सेकेंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकेंड यूनिट हमारा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल यानी कि पौधों और जंतुओं का जो संरचना है, वो यानी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, किस तरीके से बना है, प्रिपेयर हुआ, उसके बारे में समझना है। तो चैप्टर 5 हमारा जो यहां पर दिया गया वो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों का जो कार्यकी है या कार्यकी उसके बारे में समझना है। पहला जो हमको यहां पर समझना है वो है मार्फोलॉजी ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके डिफरेंट पार्ट को समझना है। जैसे कि आपको उसका रूट समझना है, स्टेम समझना है, लीफ समझना है, और इन्फ्लोरेंसेस किस तरीके से उसमें हुआ, फ्लावर किस तरीके से बन रहा है, फ्रूट क्या है और सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये मार्फोलॉजिकल बेसिस पर हमको देखना है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फिर उसके बाद में हम लोग को यहां पर समझना है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोलेनेसी फैमिली इस बार रखी गई है, तो उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो चैप्टर 6 है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट की जो एनाटॉमी है वो समझना है। दैट मीन्स इसमें आपको टिश्यू सिस्टम को समझना है। प्लांट का जो टिश्यू सिस्टम है, प्लांट किस तरीके से बना है वो समझना है। डाइकॉट का टिश्यू सिस्टम और मोनोकॉट्स का टिश्यू सिस्टम किस तरीके से उसको देखना है, ठीक है, चैप्टर 6 में। और चैप्टर 7 जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो पौधों के बाद जो जंतु हैं, जंतुओं का जो शारीरिक संगठन है वो किस तरीके से बना है। तो मॉर्फोलॉजी इसकी समझनी है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस देखना है डिफरेंट सिस्टम्स का, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स यहाँ पर हो रहे हैं उनके बारे में समझना है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। पिछली बार या उसके पिछली बार हमने देखा था कॉकरोच के बारे में, अभी फ्रॉग रखा गया है। 2023-24 में आपको जो है ना फ्रॉग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है फ्रॉग के ऊपर, तो इसको पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो यूनिट थर्ड है उसको देखना है। तो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर रखे गए। सेकेंड यूनिट में आपने देखा यहाँ पर 2 चैप्टर आपके 3 चैप्टर आपके इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी, और फिर टिश्यू हमको समझना है, ऊतक के बारे में पढ़ना है, जंतु और पादप का। फिर थर्ड जो यूनिट हमारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम लोग सबसे पहले लेकर के चलेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला इसको लेकर के चलेंगे, क्यों इसको फर्स्ट यूनिट में रखना चाहिए था। पहले वाली भी यूनिट्स काफी बेहतर है, उनको भी वहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले क्या है कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी सेल के बारे में पता होना चाहिए। यानी किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से पहले आपको जब उसके बॉडी लेवल का ही पता नहीं है कि वो बना कैसे, उसका जनरेशन कैसे हुआ, उसकी बॉडी किससे मिलकर के बनी है, तो आप कुछ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। समझ में सब आएगा लेकिन उतने अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोई मकान अगर हम बनाते हैं तो मकान को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नींव भरनी पड़ती है। जो नींव हम भरेंगे वो डिपेंड करेगा मकान कितना ऊंचा हम बना सकते हैं, कितने मंजिल का बना सकते हैं, ठीक है। आपने नींव के साथ में अगर बिम भी दे दिए तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, तो और मजबूती आ जाती है। बिम देने से 100 साल तक का या 50 साल तक का आप ये गारंटी ले लो कि अब ये 50 साल लाइफ बढ़ गया मकान का, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी है, क्लासेस में भी है, आपको सही रूप में सही चैप्टर्स को पढ़ाते हुए आगे चढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपको जो चाहेंगे वो पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं कि हमको सबसे पहले यूनिट थर्ड को कंप्लीट कराना है, फिर उसके बाद में बाकी की बकाया यूनिट्स को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यूनिट थर्ड को यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लेकर के ही चलेंगे, अपना एक मानना है, ये मत है। तो इसमें जो चैप्टर 8 है हमारा वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका बड़ा डिस्क्रिप्शनल है, ठीक है, बड़ा लॉजिकल है और इंटरेस्टिंग भी है। पहला पॉइंट यहां पर हमको देखना है सेल थ्योरी, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सिद्धांत क्या है या कोशिका क्या है, पूरा हिस्ट्री अपन लोग देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे। दूसरा यहां पर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। तीसरा पॉइंट यहां पर है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल्स के बारे में समझना है।
नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है सेल एनवेलप, यानी कि कोशिका की जो कवरिंग होती है उसमें क्या क्या है। तो उसमें सेल वॉल को हमको समझना है। कोशिका भित्ति, पादप की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और पादप में ही कोशिका भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और एनिमल्स में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये एक सेल की कवरिंग के रूप में काम करती है, सेल के एनवेलप के रूप में काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नीट लेवल पे पढ़ेंगे बच्चों, एकेडमिक प्लस नीट लेवल, क्योंकि एकेडमिक वाला बच्चा ही जाकर के आगे नीट की प्रिपरेशन करता है। और जब आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर इन क्लासेस के अंदर कंप्लीट होंगे या क्लियर होंगे, तब आप जब नीट की प्रिपरेशन करने जाओगे तो आप ये समझ लो करीबन करीबन 50 to 60% आपने नीट लेवल का प्रिपरेशन कर लिया है। अब बस उतना सिलेबस आपको रिवाइज करना है और बाकी का आपको पढ़ना है। मैंने 40% यहां पर इसलिए कहा क्योंकि 11th 12th में बच्चे उतने मन से नहीं पढ़ते हैं, उतना दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं, वो मजे में थोड़ा रहते हैं। और जब उनको फ्यूचर की चिंता होती है 12th के बाद में, अभी अभी ये क्या करना है यार, अभी मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे चलो मैं नीट की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आराम से क्वालिफाइड कर जाऊंगा, है ना, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो जब आपका बेसिक लेवल ही कंप्लीट नहीं होगा तो डॉक्टर बनने के सपने मत देखें। डॉक्टर बनने के सपने अगर देखने हैं तो बस अभी से आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। 9th 10th में आपने उतनी मेहनत नहीं करी है, लेकिन 11th 12th में आप उससे दुगनी मेहनत करके नीट क्वालिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही हो जाता है। 12th के बाद में कुछ बच्चे डालते हैं अपना फॉर्म, हो जाता है। और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से नहीं होगा मेरा भाई, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतनी ही कंपलसरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको करनी है अपने लोकल एरिया में। बहुत अच्छे जो टीचर वहां पर हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर मत जाएं कि प्रैक्टिकल में नंबर दे देंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम ये कर जाएंगे। डिग्री मायने नहीं रखती है आपकी क्वालिफिकेशन के आगे, राइट। मायने रखता है तो आपने क्या सीखा और आप कितने एग्जाम्स बीट कर देते हैं। आज की डेट ये है, आज की डेट में मेरिट नहीं बनता कि आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे तो मेरिट के बेस पर आपको बड़ा अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका स्किल्स क्या है, आपका दिमाग क्या है, उसके आधार पर अब आप क्वालिफाइड करेंगे। क्योंकि इतने तो एग्जाम्स रखे जा रहे हैं भैया, टीचर बनने के लिए इतने एग्जाम कर दिए गए, टेट, सुपर टेट, फिर उसके बाद में एक और एग्जाम अभी रख दिया गया है, बिहार में रखा गया है, शायद यूपी में भी आ जाए, जल्दी आएगा, ठीक है। तो जितने भी ये एग्जाम्स हो रहे हैं इनको क्वालिफाइड करो, तब कहीं जाकर के आप एक अध्यापक बन पाओगे। और अगर आप अध्यापक बनने के लिए ये सोचो कि हम हाई स्कूल जुगाड़ से उधर से कर लें, इंटर जुगाड़ से उस वाले कॉलेज से कर लेंगे, और बीएससी वहां से कर लेंगे जहां जाना ना पड़े, और फिर आप कहोगे अब हम बेरोजगार बैठे हैं, अब हम क्या करें, तो ऐसा नहीं होगा भैया। जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, ठीक है, वो अपने स्तर पर सही है, कुछ किस्मत भी साथ निभाती है, नहीं निभाती वो अलग बात है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो तैयारी करने का पोटेंशियल है, या आपने कितना प्रिपरेशन किया है, उसके आधार पर आप जो है ना ये तय कर पाएंगे, आपका मायने रखता है कि क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जुगाड़ वाले फंडे से पढ़ने के बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भौंकते हैं या चिल्लाते हैं कि मैं तो बेरोजगार हूं। मैं उनकी कदर करता हूं जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा। अच्छे कॉलेजेस कहने का मतलब ये नहीं कि गांव वाले कॉलेज में अच्छे कॉलेज नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन उस कॉलेज में आप एडमिशन ही ना लो जहां पर पढ़ाई ना हो, जहां पर ये कहें कि आपको आना नहीं पड़ेगा, आप जो है ना जुगाड़ से फॉर्म डाल दो, हम आपका करवा देंगे। हाँ, जुगाड़ वाला तब सही समझ में आता है जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे कहीं दूसरी जगह पे। दूसरी जगह कहने का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रिपरेशन को जो है ना साइड से चला रहे हैं और आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं, या कंपटीशन क्लासेस कर रहे हैं, या कहीं आप जाकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर में बैठ करके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तब समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वहां पर विद्यालय में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो मैं अपना वहां पर एडमिशन करा लिया हूं, अब मैं यहां पर आराम से पढ़ रहा हूं उन्हीं क्लासेस को, और जब मैं जाऊंगा वहां पर एग्जाम देने के लिए तो मैं फाड़ दूंगा। बिल्कुल फाड़ देंगे आप, क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। प्रैक्टिकल जो है ना, हर कॉलेज का जो बंदा होता है या हर कॉलेज वाले जो होते हैं वो प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे ही देते हैं, क्योंकि उनको पास करना ही होता है, क्योंकि उनके यहां पर उतनी अच्छी। अब भाई प्रैक्टिकल में नंबर वो आपको मजबूरी में देंगे अच्छे, क्यों नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? उनको देना पड़ेगा, उनके कॉलेज का नाम थोड़ी ना खराब करना है अपने। और कुछ तो ऐसे कॉलेज है जहां पर प्रैक्टिकल लैब तो बनी है लेकिन प्रैक्टिकल कराते ही नहीं है कोई, तो उनको तो मजबूरन देना है। अगर अगर मान लो किसी बच्चे को किसी अध्यापक ने खिसियाई में या गुस्सा खा करके प्रैक्टिकल में नंबर कम करके देता है कि मेरे पास तूने कोचिंग नहीं पढ़ी तो मैं तुझे फेल कर दूंगा प्रैक्टिकल में, ठीक है, तो उस टीचर के खिलाफ आप एफआईआर कर दो, उस स्कूल के खिलाफ आप एफआईआर कर दो। क्यों? क्योंकि आपने पूरे सत्र स्कूल में तो प्रैक्टिकल कराया नहीं है,
तो आपने किस बिहाफ पे हमारे प्रैक्टिकल के नंबर कम किए? आपने प्रैक्टिकल कराया है तो करवा लो सभी का प्रैक्टिकल, जितने बच्चे आपके क्लासरूम में सबका प्रैक्टिकल कराइए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सिस्टम से भिड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि सिस्टम से भिड़ने से पहले यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन दूसरी जगह करो, उधर ध्यान ही मत दो। वो टीचर क्या कह रहा है कि मेरे पास, उसके सामने ही मत पढ़ो अगर आप नहीं पढ़ने जाते हो। अगर वो कहता है कोचिंग नहीं आता, सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं, मेरे पिताजी तो उतना अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके उनकी उतनी सालाना इनकम ही, मंथली इनकम नहीं है सर, सालाना इनकम की बात ही खत्म करिए, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। आप अपने पैसे को बचाइए उन अध्यापकों के पास जाने से जो सिर्फ इसी ढर्रे पे बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ अच्छे अध्यापक हैं जहां पर आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हीं विद्यालयों में वो पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, मैंने भी अपने कॉलेज के एक सर हैं उनके पास में अपनी पढ़ाई करी थी, बायोलॉजी पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर हमारे। आज जो भी कुछ मैं हूं उनकी बदौलत ही हूं। तो कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, वो कहते हैं हमारे पास आओ पढ़ दें, नहीं आओगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देंगे। तो ऐसे बंदों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आप उनका कुछ कर नहीं सकते और वो तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आप प्रैक्टिकल ही तो देख लोगे, उसके बाद क्या है भाई, 11th-12th करने के बाद में क्या आप उनके घर दोबारा जाते हो कि सर आपने हमारा प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे दे दिए थे, या वो सर आपके पास आते हैं कि मैंने प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे दिए पूरे सत्र या पूरा जीवन पर्यंत बताने के लिए? नहीं, सिर्फ वो 2 साल तक आपको प्रताड़ित करेंगे। आप ये समझ लो कि 2 साल के लिए हमको कुछ नहीं करना भैया, हम अपने शांति से बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे और सबसे महागरीब बन जाओ। मेरे पास पैसे नहीं, आप फ्री पढ़ाए तो मैं आ जाऊं, खत्म बात, ठीक है। तो अपना ये देखना, डरना बिल्कुल नहीं। आगे देखो आपको क्या पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनको पढ़ना है, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ना, लाइक एंडोप्लाज्मिक सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गया, ठीक है, लवक जिसको कहते हैं, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल जिसको कहते हैं, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर बाद में आपका एक और टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में भी हमको पढ़ना है। जो कोशिका के अंदर केंद्रक है, जिसको आप मास्टर ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो यही सर कंट्रोल करते हैं। तो जब पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे यहां पर चैप्टर है, चैप्टर 9, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, इस यूनिट का दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स लाइक बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में समझना है। तो उसके बाद में एंजाइम्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो सेमेस्टर वाइज वाले बच्चे हमारे इस बार, जो आपका तो बीएससी सेमेस्टर वाइज वाला होगा जाकर के, यूपी के जो बच्चे हमारे या अदर स्टेट के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका जो पेपर वाइज होगा, तो वहाँ पर एंजाइम्स को पढ़ना है। तो जितना वहाँ पढ़ना उतना यहीं पर भी है। ये सब मैं यहाँ जब पढ़ा दूंगा तो वहाँ पर आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे तो सर मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, आपने तो पढ़ रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। एंजाइम्स में टाइप और प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन को समझना है, टाइप इसकी प्रॉपर्टी क्या है और एंजाइम एक्शन एक्शन किस तरीके से हो रहा है, एंजाइम वर्क किस तरीके से कर रहा है। चैप्टर 10 देखिए लिखा हुआ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका चक्र क्या है, इसमें माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और इनके सिग्निफिकेंस के बारे में समझना है। दोनों जो डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है एक तरीके से हम कहें। और इसमें डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट और धैर्य बना करके बैठे, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। तो इस यूनिट जो आपकी 3rd है, इसमें 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया, वो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया। यूनिट 4th में आप देखो यहाँ पर जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें 2 जो चैप्टर आपके हैं 11 एंड 12 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 आपका कह रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन। ये दोनों चैप्टर को इस बार रिमूव कर दिया गया है 2023 में। तो 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है 24 में एग्जाम देने के लिए, ठीक है, या 11th के बच्चे जो 2023 में, सॉरी 10th के बच्चे जो 2023 में आएंगे 11th क्लास में, तो 11th क्लास में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं यूनिट 4 के, प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट
जिसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब पढ़ाना होता था। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स इंक्लूड होते हैं प्लांट में, ठीक है, कितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इन सबको पढ़ना रहता था। वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं 23-24 वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर अलग से, है ना, मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, नहीं पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जो प्राइवेट क्लासेस अगर आपकी चलेंगी, तो वहां पर जो 2023 और 24 में जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है, उनके लिए ज्यादा प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपने अगर इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ लें, और जो वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो उनको वो चैप्टर वाइज मिल जाएगा। अच्छा, यूनिट 4 में जो चैप्टर नंबर 13 है, इसको पढ़ना है, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीके से हायर प्लांट्स के अंदर होती है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये उनके लिए ज्यादा बेटर है। तो ये चैप्टर रखा गया आपका 23 में, 23-24 वाले बच्चों के लिए। इसमें हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस एज अ मींस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहां पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण किस जगह पे होता है, एक्चुअल में लीफ में किस पार्ट में होता है, पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोकेमिकल क्या होता है, बायोसिंथेसिस फेज क्या होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, राइट, इसको समझना है। फिर कीमो या कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, फोटो रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, C3C4 पाथवे या C3C4 प्लांट के अंदर जो पाथवे चलता है वो किस तरीके से चलता है, और फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर वो कौन कौन से होते हैं, इनको हमको समझना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो उसके बाद में यहां पर जो 14th चैप्टर है इस यूनिट का, दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह इसमें पढ़ना रहता है, क्रेब साइकिल वगैरह सब देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैस किस तरीके से हो रहा है, स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर समझेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक लेवल पर, टीसीए साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ईटीएस और टीसीए साइकिल को समझना है एरोबिक लेवल पर। एनर्जी रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड कितने होते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ठीक है, पूरे ग्लाइकोलिसिस के दौरान या पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन या एम्फीबोलिक पाथवे क्या है, इसको समझना है। और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या है ना, इसको समझना है। उसके बाद में हमारा चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। पादप में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको समझना है। तो उसमें सीड जर्मिनेशन आपको पहले पढ़ना है कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेट क्या होता है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, डिफरेंशिएशंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है, रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है, उसको समझना है। जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब वहां पर पढ़ाएंगे, अभी हमको कंटेंट देखना क्या क्या पढ़ना है। तो ये जितना भी कंटेंट यहाँ पर लिखा है ना बच्चा, ये पढ़ना है आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है किसी प्लांट सेल के अंदर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को रेगुलेट करेंगे, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, है ना, एथिलेनिन हो गया, एथिलेन हो गया, और एबीए ये हो गया। उसके बाद में हमारा यूनिट 5 है, और यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपने देखा था कि अपन लोग को दो, यहां पर क्या, दो चैप्टर यहां पर रिमूव करे गए थे आपके, एक तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और दूसरा आपका यहां पर मिनरल न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन को यहां पर क्या कर दिया गया था, आपको आपका रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। वहीं पर अब जो फोर्थ यूनिट में, तो जो फोर्थ यूनिट में आपके रिमूव किए गए हैं, तो दो चैप्टर यहां पर रिमूव कर दिए गए, बाकी कितने पढ़ने हैं, 1 2 3, तीन चैप्टर आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं, और 4 5 यानी 2 यूनिट यहां पर रिमूव आपकी कर दी गई। वहीं पर आपका जो फिफ्थ यूनिट है, इसमें आपके कई चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, कई चैप्टर, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर यहां पर यानी कि चैप्टर नंबर 16 जो है,
ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया, ये इस बार नहीं पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है इस बार। ठीक है, तो 2023 और 24 के जो बच्चे हैं जिनका सीबीएसई पैटर्न पर क्लास करना है या सीबीएसई बोर्ड से, उनका ये सिलेबस यहां पर मैंने प्रोवाइड किया है, तो उनके सिलेबस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन निकाल दिया गया है। ठीक है, तो 3 चैप्टर यहां पर रिमूव कर दिए गए हैं इस बार। चैप्टर नंबर 17 जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं एनिमल्स में, पूरे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे कैसे होते हैं उनको समझना है, सिर्फ एक जनरल लेवल पर। गिल्स के द्वारा होता है, बुक लंग्स क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, है ना, इन सब के द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वो सब हमको एक छोटा छोटा पॉइंट समझना है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सांस को हम नेस्ट्रल्स के थ्रू, नोज के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से पहुंचता है, कितनी मसल्स यहाँ पर काम करती हैं एक्सपेल करने के लिए, डायफ्राम का क्या काम है, वो सब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होगा जब इनहेलेंस ऑफ गैस हम करेंगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, तो ऑक्सीजन का एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक से किस तरीके से ब्लड के अंदर वो जाएगा, उसको समझना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड में गैस को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है इसको समझना है, राइट। तो उसके बाद में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के, कौन कौन से हैं। पहला है यहां पर अस्थमा। अस्थमा क्या होता है ना, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है या रेस्पिरेटरी जो हम कह सकते हैं डिसऑर्डर है, जिसमें आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है। सांस लेंगे तो पेन होगा, चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा, आवाज़ें अलग अलग तरीके से आती हैं, जैसे आप सांस लेते हैं तो सीटी सी आवाज़ बनेगी, है ना, सीटी जैसी आवाज़ आती है, खांसी आती है, पेन होता है चेस्ट में। फिर उसके बाद में हमारा है एम्फाइजमा। तो एम्फाइजिमा या हम इसको पढ़ेंगे एम्फीसीमा, एम्फीसीमा या एम्फाइजमा जो हमारा है, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसको हिंदी हम लोग कहते हैं वास्तफीति। ठीक है, वात स्फीति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वात स्फीति एम्फाइजमा। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसके बाद में है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कुछ डिफरेंट टाइप की डिजीज हैं, या इसमें भी आपको क्या है कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज होते हैं, ठीक है, या जो ट्रैकिया है, ये डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अपन को ये पढ़ना है। तो उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को इंक्लूड किया गया, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ना है, ब्लड बना कैसे, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब आपको एनिमल फिजियोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में पढ़ना है। समझ रहे हैं, जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे पास में हैं, और जो सेमेस्टर वाइज वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में ये सब पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बीएससी का जो पहला सेमेस्टर है, सॉरी बीएससी के जो फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे उसमें फर्स्ट सेमेस्टर आपका निकल जाएगा, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सब पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो 12th का पूरा डाला हुआ है, जेनेटिक तो पूरा वहां पर डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड में जो है ना कोगुलेशन कैसे होता है, जमाव कैसे होता है, ब्लड में थक्का कैसे जमता है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ना है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर यहाँ पर स्पेशली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना है, यानी कि मनुष्य में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो आपको पढ़ना है। बहुत मजा आने वाला है बच्चा, डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ सब कुछ मैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, डिटेल में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ना है। ब्लड वेसल्स पढ़ना है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट में किस तरीके से अराइज हुई हैं, निकली हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ गई हैं, उनको समझना है। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल को समझना है, कार्डियक आउटपुट और ईसीजी को हमको समझना है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको समझना है। फिर उसके बाद में है आपका डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, 2 बार प्रसंचरण। 2 बार प्रसंचरण नहीं होता, नहीं, 2 बार प्रसंचरण का मतलब होता है कि हार्ट में ब्लड कितनी बार इंटर किया,
तो एक बार जो प्योर ब्लड होता है वो लंग से हार्ट के अंदर इंटर करता है, ठीक है, और एक बार जो अनप्योर ब्लड होता है वो पूरे बॉडी से हार्ट में एंटर करता है। तो कितना हो गया? 2 बार। तो मतलब अनप्योर ब्लड का पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर आना। पर समझो, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो, ये हार्ट है हमारा और ये लंग्स है। अभी यहां पर क्लियर हो जाएगा, बस आप समझो। देखो, आपको सबको पता है कि पूरे बॉडी से अनप्योर ब्लड को हार्ट में एक बार लाया जाता है, फिर इस अनप्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाया जाता है। तो अनप्योर ब्लड का एक बार हार्ट में आना, ठीक है, 1 इंटर और 1 एग्जिट, और अनप्योर ब्लड का एक बार हार्ट से बाहर निकल करके कहां जाना? लंग्स तक जाना, ठीक है। तो 1 इंटर 1 एग्जिट, एक सर्कुलेशन हो गया। एक बार इंटर करना, एक बार एग्जिट करना, 1 सर्कुलेशन कहलाता है। एक बार हार्ट के अंदर ब्लड का आना, एक बार हार्ट के अंदर से ब्लड का बाहर जाना, यानी बॉडी के अंदर जाना, क्या कहलाता है? 1 सर्कुलेशन। अब बात आती है डबल सर्कुलेशन की। तो देखो, अनप्योर ब्लड एक बार आया हार्ट में और अनप्योर ब्लड को हार्ट से पहुंचाया गया लंग्स में। अनप्योर ब्लड को हार्ट से कहां पहुंचाया गया? लंग्स में, प्योर करने के लिए। तो अनप्योर ब्लड एक बार आया गया। अब जो प्योर ब्लड यहां पर बन जाएगा, प्योर कहने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर छोड़ दिया जाएगा जो कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन को ब्लड में ले लिया जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहां आएगा? हमारे हार्ट में आएगा। तो एक बार प्योर ब्लड का हार्ट के अंदर अगेन आना, एक बार प्योर ब्लड का हार्ट के अंदर आना, यानी ब्लड एक बार फिर आ रहा है, तो 1 इंटर फिर हुआ, और फिर इस प्योर ब्लड का हार्ट के बाहर पूरे बॉडी में सप्लाई कर देना हार्ट के द्वारा, ठीक है। तो 1 एग्जिट हो गया। तो 1 इंटर 1 एग्जिट प्योर ब्लड, 1 इंटर 1 एग्जिट अनप्योर ब्लड, टुगेदर आर कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया भाई, पूरा डिटेल में आपको नहीं जाने की रिक्वायरमेंट है। एक बार अनप्योर ब्लड का बॉडी के अंदर आना और एक बार अनप्योर ब्लड का बॉडी के बाहर निकल करके, मतलब अनप्योर ब्लड का हार्ट के अंदर आना और एक बार अनप्योर ब्लड का हार्ट से बाहर लंग्स तक जाना, 1 सर्कुलेशन कहलाता है। एक बार प्योर ब्लड का हार्ट तक आना और एक बार प्योर ब्लड का हार्ट से पूरे बॉडी में जाना, 1 सर्कुलेशन कहलाता है। तो 2 बार क्या हो रहा है? यहां पर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। तो देखो, एक बार बॉडी से आया और एक बार लंग्स से आया, तो 2 बार ब्लड जो है ना हार्ट के अंदर आया। एक बार हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड गया और एक बार लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आया, तो क्या हुआ? जाना आना, तो 2 बार ब्लड आ रहा है। तो यहां पर देखो, एक बार आया अनप्योर ब्लड, एक बार आया प्योर ब्लड, एक बार गया अनप्योर ब्लड, एक बार गया प्योर ब्लड, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यहां पर सर्कुलेशन हो रहा है ये डबल सर्कुलेशन कहला रहा है, ठीक है। ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझाएंगे। फिर उसके बाद भी आपका आता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, एसए नोड, एवी नोड, ये सब समझाना है, पढ़ाना है। अब उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो यहां पर डिसऑर्डर है वो आपका है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, टेंशन हो रहा है, टेंशन मतलब प्रेशर पड़ना, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। दैट मींस उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो आर्टरी एक्चुअल में होगा क्या? आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है ना, आर्टरीज में ब्लड, देखो वेन में ब्लड का प्रेशर नहीं होता। मैं जब पढ़ाऊंगा फ्लो ब्लड के अंदर वेन और आर्टरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा। आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो पतला होता है। अब आपको पता है पतली जगह से अगर पानी को आप बाहर निकालें तो पानी स्पीड पे निकलता है, जाहिर सी बात है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ता है। अब ये आर्टरी कहीं से अगर धुंधली होती जाए, रुंध जाए, यानी कि इसके अंदर मान लो कहीं ब्लॉकेज हो जाए, उभारनुमा संरचना, यहाँ पर टिश्यूज ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो रहा हो, जिसके कारण ये आर्टरी और पतली हो जाएगी और ब्लड का प्रेशर और ज्यादा, क्योंकि यहां से इसको निकलना है। हार्ट तो ब्लड उतनी स्पीड में पंप कर रहा है, हार्ट उतनी स्पीड में ही पंप हो रहा है, ठीक है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड उतनी तेजी से जाएगा, लेकिन आर्टरी को क्या पड़ेगा? प्रेशर। तो आर्टरी पे जो प्रेशर पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन यहां पर कोई चीज बढ़ जाए, कोई चीज यहां पर इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण ब्लड उतनी स्पीड से निकलेगा, लेकिन आर्टरी के ऊपर यहां पर इस जगह पर प्रेशर इंक्रीज होगा ना। जब यहां प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट पे भी इंक्रीज पड़ेगा, हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा, बढ़ेगा, है ना। तो आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसी को हम लोग हाइपरटेंशन, उच्च हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग सीएडी के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी के भीतर जो होता है ना, एक प्लेग या एक पदार्थ जम जाता है, ठीक है, जिस कारण हार्ट जो होता है वो ब्लड पहुंचाना बंद कर देता है, या जिस कारण क्या होता है, सॉरी, आर्टरी के अंदर क्या होगा, एक प्लेग लाइक सब्सटेंस जमने लगेगा, ग्लाइकोजन्स का सब्सटेंस बनने लगता है, जिस कारण हार्ट के अंदर जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो लंग से प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर के आ रही है, तो वो ब्लड मुश्किल से पहुंच पाता है, ठीक है। और हार्ट में जब ब्लड मुश्किल से पहुंचेगा तो दिक्कत होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद में यहां पर आपका है एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना पैक्टोरिस जो है ना, इसको हम लोग इस्केमिक चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना पैक्टोरिस में होगा क्या, इसमें आपका इसको हम लोग इस्केमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर चेस्ट में पेन होने लगता है। और क्यों होने लगता है, क्योंकि हार्ट जो होता है, हार्ट की जो मसल्स हमारी होती हैं, उन हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कम पहुंच पाता है या पहुंचने से रहता है। तो मसल्स में, हार्ट की मसल्स में ब्लड का कम पहुंच पाना, ठीक है, जिसके कारण हार्ट तो भाई काम कर ही रहा है, वो तो पंप कर ही रहा है ना, वो तो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर ही रहा है, जिसके कारण मसल्स में प्रेशर बढ़ना है और उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन को हम लोग एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं या एंजाइना कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कहने का मतलब ही हो गया हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो चैप्टर 8 में हमको सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को समझना है डिटेल में। फिर उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 9 आता है, जिसमें हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो जो बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका किस तरीके से यहां पर बनेंगे, या उनका क्या हमारे बॉडी के अंदर रोल है, कैसे बनेगा, वो हमको समझना है। और उसके साथ साथ इनको हमारे बॉडी के बाहर कैसे निकाला जाता है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है, वो समझना है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हमको समझना है मोड ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मोड क्या क्या है। तो आपको पता है कि पानी में भी कुछ जंतु रहते हैं, कुछ स्थल पे भी रहते हैं, कुछ उड़ने वाले भी होते हैं, जिसके कारण हमने जो ऑर्गेनिज्म है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पहला अमीनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक। तो अमीनोटेलिक कहने का मतलब होता है अमोनोटेलिज्म, दैट मीन्स अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक कहने का मतलब होता है यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और इस पूरी घटना को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। यूरिकोटेलिज्म कहने का मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या यूरिक एसिड को बनाने वाले ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे अमोनोटेलिक, अमोनिया सबसे खतरनाक होता है बॉडी के लिए, और ये डायरेक्ट जो है ना बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। जितने भी आप देखेंगी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह सभी के सभी अमोनोटेलिक होते हैं। एक्सेप्शनल भी यहां पर है, जब मैं बताऊंगा तो वहां पर आपको एक्सेप्शन लिखाऊंगा, ठीक है। एक्सेप्शन के अपवाद स्वरूप कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो मैं वहां पर बताऊंगा। तो बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा अपवाद है, और उन्हीं अपवादों से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट लेवल पर, ठीक है। एकेडमिक में क्या है, सिर्फ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, अमोनोटेलिक क्या होता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक कहलाते हैं, खत्म बात। ये कहां होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। यूरियोटेलिज्म कहने का मतलब, यूरियोटेलिक कहने का मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म कहां मिलते हैं, स्थल पर मिलते हैं। हम लोग भी यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये कम घातक होता है यूरिया से, अमोनिया सबसे ज्यादा घातक होती है, जो है ना हर किसी से। तो अमोनिया सबसे ज्यादा घातक, ये कम घातक है यूरिया किससे, अमोनिया से, और यूरिक एसिड यूरिया से भी कम घातक है, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है, जितने भी पक्षी हैं या जितने भी कम पानी पीने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये सभी के सभी यूरिकोटेलिज्म होता है, राइट। उड़ने वाले, रेंगने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी कम पीते हैं, तो इनके बॉडी के बाहर जो यूरिक या हम ये कहेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसको डायरेक्ट जो है ना इसके द्वारा निकाल दिया जाता है, क्लोइकल अपर्चर के द्वारा निकाल दिया जाता है, उसी से यूरिन और उसी से ही क्या है, स्टूल को एक्सक्रीट। तो स्टूल के, आपने पक्षियों को देखा होगा, स्टूल के साथ में ही, या स्टूल जब वो अपना एक्सक्रीट करते हैं तो कुछ समय बाद वो व्हाइट कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड पाया जा रहा है,
राइट, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे दिमाग में अभी अचानक से आ गया। तो जितने भी पक्षी आपने देखे होंगे, वो जितने भी अपना टॉयलेट एक्सक्रीट करते हैं या स्टूल एक्सक्रीट करते हैं, तो उस स्टूल के साथ में ही वो अपने यूरिक एसिड को भी बॉडी के बाहर निकालते हैं, जिस कारण उनका स्टूल व्हाइट कलर का हो जाता है एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर इसमें हमको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको समझना है, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। पहले तो किडनी के बारे में डिटेल में समझना है, ठीक, उसका फंक्शन क्या है। फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, फंक्शन जो किडनी कर रही है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है। तो इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एक प्रोसेस है, इसके द्वारा जो है ना किडनी को रेगुलेट किया जा रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है। उसके बाद में अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। फिर एडीएच, एडीएच एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से यहाँ पर सेक्रेट किया जा रहा है। ये भी क्या करता है, रेगुलेट करता है किडनी के कार्य को। और डायबिटीज यहाँ पर इंसिपिडस कैसे होता है, डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है वो भी हमको समझना है। वैसे तो एक डायबिटीज मिलेटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिड, नहीं यार ये यहाँ पर नहीं है, इसको रिमूव कर दीजिएगा यहाँ से, ये फर्जी में आके यहाँ पर बैठ गया, इसको हटा दो, राइट। तो हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, एडीएच हार्मोन के बारे में समझना है, ठीक है। तो इसके बाद में रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन एक्सक्रीशन, यानी अन्य जंतुओं में या अन्य ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन का रोल है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मैं जनरल कलेक्टर आपको पढ़ाऊंगा, प्रीवियस आपने पढ़े होंगे, या जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है, किसी के अंदर किडनी प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर बॉडी सरफेस से ही उसको एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीटिव मटेरियल को। तो जो रोल ऑफ एक्सक्रीशन है या रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्सक्रीशन है वो किस तरीके से हो रहा है। फिर कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, हमारे किडनी के अंदर कुछ डिजीज भी हो जाती हैं, जिसमें पहली डिजीज यहां पर बहुत कॉमन है, यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, यूरेमिया जो है ना एक डिजीज, ये किडनी का एक मेन डिजीज माना जाता है, ठीक है। और ये कब होगा, यूरेमिया कब होगा, जब हमारी किडनी खराब हो जाएगी। होता क्या है इसमें कि खराब किडनी के द्वारा जब फिल्टर किया जाता है ब्लड को, तो यहां पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा पाता है, जिस कारण वो एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, ठीक है। ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल आने लगेगा तो जाहिर सी बात है उससे हमारा बॉडी का कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा ही होगा। हमारी किडनी खराब है, और किडनी खराब है जिस कारण क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि वो तो फिल्टर कर ही नहीं पा रहा है, बॉडी के बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। तो इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और क्या हो जाता है, सिम्टम आपको देखने को मिलेगा यूरेमिया में, कि जब आप टॉयलेट जाएंगे या यूरिन पास आउट करेंगे तो यूरिन के साथ में ब्लड का अमाउंट भी मिलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ब्लड का अमाउंट भी यहां पर निकलने लगता है। तो उसके बाद में रीनल फेलियर, रीनल फेलियर कहने का मतलब क्या होता है, गुर्दे की पथरी, रीनल फेलियर की गुर्दे की पथरी, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई क्या होती है, गुर्दे में जो पथरी होती है उसको रीनल कैलकुलाई कहते हैं। देखिए 5 mm तक की जो पथरी होती है वो हमारे किडनी के लिए, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी पिए, कुछ मेडिसिन आप आयुर्वेदिक लें, या जो भी आपका मन करे, जो भी आपको सूट करे वो आप मेडिसिन डॉक्टर की सलाह में लें, तो वो बाहर निकल जाती है यूरिन के माध्यम से ही। लेकिन 5 के ऊपर 6.5 या 7 के आसपास, 7 mm की जो पथरी होती है, स्टोन होती है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होती है और बिना ऑपरेशन उसको नहीं निकाला जा सकता। रीनल फेलियर कहने का मतलब क्या होता है, किडनी का फेल होना, ठीक है। रीनल फेलियर, किडनी का फेल होना, यूरेमिया किडनी का खराब हो जाना, और किडनी के द्वारा जितना भी फिल्टर हो रहा है ब्लड, उससे यूरिक एसिड या यूरिया को पास आउट नहीं करा जा पाता, जिस कारण यूरिया बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है और ब्लड के साथ में, यूरिन के साथ में ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। रीनल फेलियर क्या होता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है, वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाती, तो डायलिसिस कराते हैं। रीनल कैलकुलाई क्या होता है, पथरी का बन जाना। नेफ्राइटिस क्या होता है ना, नेफ्राइटिस क्या होता है, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं ना, हमारे नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बड़ी चौड़े में आकर के बोलते हैं,
तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नेफ्राइटिस। उसके बाद में आप देखेंगे डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है उसको हम लोग छोटा सा समझेंगे शॉर्ट नोट के रूप में, और आर्टिफिशियल किडनी क्या है उसको समझेंगे, और किडनी ट्रांसप्लांट दैट मीन्स हम एक आदमी के अंदर से किडनी निकाल करके दूसरे आदमी में कैसे फिट करेंगे उसको समझना है, ठीक है। वो हमको करना नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर है चैप्टर 20। चैप्टर 20 के अंतर्गत अपन लोग यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में समझेंगे। तो 20वां जो चैप्टर हमारा है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट में टाइप ऑफ मूवमेंट किस तरीके से होता है, मूवमेंट के टाइप क्या है उनको समझना है, लाइक सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट कहाँ कहाँ होगा, सीलियरी मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फ्लैजिलर मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मस्कुलर मूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये मूवमेंट के टाइप समझना है। फिर उसके बाद में स्केलेटल मसल्स, जो हमारी स्केलेटन सिस्टम दैट मीन्स जो रीढ़ के सॉरी हड्डियां जो हैं उनके ऊपर जो मसल्स पाई जा रही हैं या मसल्स होती हैं उनके बारे में समझना है। तो स्केलेटल मसल्स अपन लोग को देखना है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं उसको समझना है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप ट्राइसेप कैसे आप लोग जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं तो एकदम बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, वो सब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है ये समझना है। फिर यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में पूरा समझना है, ठीक है। कितनी हड्डियां हमारे बॉडी में पाई जा रही हैं, रीढ़ की हड्डी में कितनी है, स्कल में कितनी है, फेशियल कितनी बोन्स यहाँ पर हैं, यहाँ हाथ में कितनी हड्डियां पाई जा रही हैं, पैलेट में है ना, सॉरी पैलेट में नहीं, ये हथेली में कितनी हड्डियां हैं, रिप्स कितनी हैं हमारी, है ना, चेस्ट में कितनी हड्डियां हैं, लोअर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां, उन हड्डियों के नाम, ये सब। और फिर जॉइंट्स को भी आपको बताना है, ये रिंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, यहाँ पर ये जो जॉइंट पाया जाता है क्लैविकल जॉइंट, ये सारे के सारे जॉइंट आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में डिसऑर्डर भी भैया आप देखना पड़ेगा, तो डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों में कौन सा रोग हो सकता है और मस्कुलर डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक डिजीज रखी गई है माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये जो डिजीज है ये मस्कुलर डिजीज होती है। मस्कुलर डिजीज में आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर ये आंख जो है ना हल्की सी लटक जाती है ना, ये ऐसे लटक जाता है, चेहरा लटक जाता है एक अजीब सा, या ये आंख ऐसे लटक जाती है, ये आंख ऐसे ऊपर से लटक जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसका जो मस्कुलर कम्युनिकेशन होता है किसके साथ में, नर्वस न्यूरॉन्स के साथ में, तो मसल्स का कम्युनिकेशन न्यूरॉन के साथ में डिसेबल हो जाता है, खराब हो जाता है, जिस कारण बॉडी का कोई भी पार्ट क्या हो सकता है, खराब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। इसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, ठीक है। और इसका बेटा कोई इलाज नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस का कोई भी इलाज नहीं है। जिसे लकवा भी जिसको हम कह सकते हैं, एक तरीके से लकवा मार जाता है कि एक बॉडी का पूरा कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर मसल्स का और नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है टिटनी। तो टिटेनी जो है इसको हम टिटनस कहते हैं, ये एक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से आपका होता है। जैसे लोहे में जंग लगी होती है और आपके लग जाए, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, आप कट जाए तो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, आपको टिटनस फैला सकता है। ये भी मस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, आपका पूरा पूरा चेहरा खराब कर देगा। जकड़न, लॉक जा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोन्स का, मसल्स का और नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन खराब हो जाता है और हमारा लॉक जॉ हो जाता है। हम अब जब मान लो कि कोई काम ही आपको सेंस ही नहीं हो रहा है कि करना क्या है, तो मुंह तो बंद ही हो जाएगा। जब यहाँ पर काम बंद हो जाएगा, अब अभी काम करना बंद हो जाए तो मेरा मुंह खुलेगा ही नहीं, है ना, हम कितना भी चाहे नहीं खुलेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया, अब वो बेकार हो गया, समझ रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, ईश्वर की कृपा से। उसके बाद में आपका है मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक जेनेटिक समूह के लेवल पर होता है। जेनेटिक लेवल कहने का मतलब क्या होता है कि जीन के अंदर कोई एक ऐसा जीन होगा जो डिलीट हो जाएगा या म्यूटेंट के कारण समाप्त हो जाएगा, म्यूटेशन के कारण, जिसके कारण ये डिजीज कॉज हो जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ठीक है। और इसमें होगा क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है
कि जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमारी है आर्थराइटिस। इसको हम लोग वात रोग भी कहते हैं, आर्थराइटिस, वात रोग या गठिया रोग। तो गठिया बाई जिनको हो जाती है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, ज्वाइंट्स जैसे ये हो गया, और खासकर नी ज्वाइंट, तो घुटनों की ज्वाइंट्स में कुछ यहाँ पर 50 साल की उम्र के बाद में, 60 साल की उम्र के बाद में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अंदर एक्युमुलेशन होने लगता है फैट का, या कुछ स्ट्रक्चर्स का एक्युमुलेशन होने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस कहने का मतलब होता है कि हड्डी, देखिए ऑस्टियो, ऑस्टियो का जो मीनिंग लिया गया है वो बोन से लिया गया है, मैं यहाँ पर आपको डिसेक्शन करके दिखा दूं। और पोरोसिस कहने का मतलब होता है पोर, तो बोन के अंदर क्या हो जाए, छिद्र हो जाए, तो बोन में पोर्स हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है तो बोन में, बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा हार्मोन, हमारा जो नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम को लेकर के आ रहा है कि भैया चलो जरूरत है बॉडी को, समझ रहे हैं। तो बोन को छील करके या उसको तोड़ करके ला रहा है, तो बोन्स में क्या हो जाता है, पोर हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और एक होता है गाउट, एक डिजीज होती है गाउट। गाउट डिजीज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का गठिया होता है। गाउट एक अर्थराइटिस ही होता है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का आर्थराइटिस माना गया है। इसमें होगा कि जो हमारा पैर होता है ना, पैर का जो अंगूठा होता है, इसमें एक्युमुलेशन हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको हम लोग गाउट कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर लेवल पर, ये एक पर्टिकुलर ज्वाइंट में क्या करता है, पेन को कॉज करता है। उसके बाद में हमारा 21 जो चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोगों को न्यूरॉन्स एंड नर्व्स के बारे में पढ़ना है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होती हैं, इसके बारे में समझना है। न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम उसको समझना है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है ना, विसरल न्यूरॉन सिस्टम क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने टॉपिक आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट यहां पर चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, जिसमें पूरे बॉडी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इनके बारे में समझना है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, देखो पूरा एक एक हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझना है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पर थर्ड आई ऑफ मैन कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ही रहती है। एड्रीनल ग्लैंड है ना, इससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, इन सबको पढ़ना है, एड्रीनल ग्लैंड को पढ़ना है। हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। पेनक्रियाज ग्लैंड, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन, जो डिओडेनम ऑफ इंटेस्टाइन होता है ना, तो वहां से अटैच रहती है ये, कौन, पेनक्रियाज। और फिर गोनेट्स, गोनेट्स भी एक तरीके से ग्लैंड है। टेस्टिस और ओवरी ये भी एक प्रकार की ग्लैंड है, क्योंकि इनसे हार्मोन सेक्रेट होता है। हर एक वो पार्ट जिससे हार्मोन सेक्रेट हो ग्लैंड कहलाता है, खत्म बात। ठीक है, तो गोनेट भी ग्लैंड के रूप में ही काम करता है। तो उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन कैसे करेगा, हार्मोन किस तरीके से काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर, उसको समझना है। तो उसके बाद में है रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर। हार्मोन्स का रोल क्या है, इसको किस तरीके से मैसेंजर किया जाता है, किस तरीके से इसको भेजा जाता है, और इसका क्या रेगुलेशन है हमारे बॉडी के अंदर। फिर हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, हार्मोन्स के कारण, हाइपो मतलब कम, कम हार्मोन के सेक्रेशन से, डिसऑर्डर यहां पर आ गए, कम हार्मोन के सेक्रेशन से, ज्यादा हार्मोन के सेक्रेशन से, यानी हाइपो एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। और रिलेटेड डिजीज, ये मतलब ज्यादा हार्मोन एक्सेस अमाउंट में निकलेगा तो क्या डिजीज कॉज हो सकता है, कम हार्मोन निकलेगा तो क्या डिजीज कॉज हो सकता है, और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज है उनको समझना है। जैसे पहला है यहाँ पर डॉर्फिज्म हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर निकलना बंद कर दे तो बच्चा बौना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें बॉडी का किसी भी भाग, ठीक है, या बॉडी का कोई भी भाग, हिस्सा, वो बहुत ही ज्यादा या एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ कर जाता है, जैसे हाथ का अधिक मात्रा में ग्रोथ कर जाना। मुंबई में एक केस आया है अभी, बबलू नाम का लड़का है, उसका एक हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो गया, करीबन 20 किलो भार का है, यानी 20 किलो वजन है उसके हाथ का।
गूगल करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, ये एक्रोमेगेली के कारण ही होता है। एक्रोमेगेली में क्या होता है, कोई एक बॉडी का पार्ट जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो है ना, ये भी एक डिजीज होती है। क्रिटिनिज्म भी एक क्या है, डिजीज है। इसमें भी हमारे बॉडी के अंदर जो है ना हार्मोन्स लेवल पर ही डिसऑर्डर होता है। फिर ग्वाइटर, घेंगा रोग। ग्वाइटर, घेंगा मतलब यहां पर आप देखते हैं थायराइड ग्लैंड का एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाना। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन्स के अधिक अमाउंट में होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये भी बढ़ जाएगा। और जो इसमें कंडीशन और है कि जो आई है ना, ये आई भी बाहर की तरफ, ऑर्बिट के बाहर की तरफ निकलने लगती है। डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज के बारे में यहाँ पर अपन लोगों को समझना है, राइट। डायबिटीज कैसे होता है, पैनक्रियाटिक या पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। एडिशंस डिजीज भी यहाँ पर अपन लोगों को देखना है। कुछ एडिशन डिजीज ऐसी होती है जैसे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कम मात्रा में कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। एडिशन डिजीज में क्या होता है, एडिशंस, एडिशंस कहने मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन आपके निकलते तो बहुत सारे, लेकिन दो हार्मोन आपके मेन है। एक में है आपका कार्टिसोल, दूसरा है एल्डोस्टेरोन। तो कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड से कम मात्रा में सेक्रेट होते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आती बॉडी के अंदर। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिशनल डिजीज कहते हैं। और ये लीथल डिजीज होती है। लीथल कहना मतलब जानलेवा, ठीक है, घातक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है बेटा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्लास 11th का जो कंप्लीट सिलेबस था, डिटेल में मैंने आपको यहां पर समझाया, पूरा एकदम एक एक बात को लेकर के हम चलें। और जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर सिलेबस समझाया ना, इसी तरीके से इस सिलेबस के अंदर जितने भी कंटेंट आपके हैं या जितने भी टॉपिक हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं ये चाहूंगा कि बस आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें बच्चों, जिससे हम मोटिवेट हों, जिससे हमें अच्छा लगे। और हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट लेकर के आएंगे क्लास 11 से रिलेटेड। और प्रतीक्षा करिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं क्लास 12th के जो बच्चे हमारे आए हैं 2023 और 24 के लिए, उनकी भी वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर ही आने वाली है। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन कहने का मतलब ही सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, साथियों को। बस इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, इतना ही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।